नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत। इतने दिन से आप देख रहे थे सिर्फ मेरी आवाज़, आज आप मुझे खुद भी देखेंगे। और हमारे साथ हैं अलका जी, जो कि टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के अंदर सेलेक्ट हुई हैं, अभी शॉर्ट लिस्ट हुई हैं फाइनल लिस्ट के अंदर। अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फाइनल स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो अभी बाकी है। आज हम देखेंगे, इनसे कुछ बातें पूछेंगे कि इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की और क्या क्या इन्होंने किया। सबसे पहले हम इनके मुंह से सुनते हैं कि भाई इन्होंने कितना स्कोर किया, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और इनका जो इंटरेस्ट है टीचिंग के अंदर वो किस तरीके से, और इन्होंने कब डिसाइड किया था कि हमें टीचिंग के अंदर ही जाना है, और थोड़ा सा टीचिंग का इनका बैकग्राउंड किस तरीके से है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई एम अलका यादव। आई हैव क्लियर टीजीटी नेचुरल साइंस, जैसे कि इन्होंने बताया, विद अ स्कोर ऑफ 143.77। मेरा पार्ट ए में 66.23 स्कोर था और पार्ट बी में 77.54 स्कोर था। मैम से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपका पहले कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, और फिर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि भाई आप टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर हैं तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आपके उस हिसाब से स्कोर क्या रहा है, प्रिपरेशन का तरीका फिर आपका उस हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से किस तरीके का रहा है। ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से की और उसके बाद बीएड कैसे की, और उसके बारे में। जो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है वो मैंने हिंदू कॉलेज से की हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर ग्रेजुएशन के बाद एज सच कोई मेरा था नहीं कि मुझे क्या करना है, तो फिर पापा ने कहा कि चलो बीएड करा देते हैं, तो बीएड कर ली कहने पे। बीएड करने के बाद उसमें फिर बीएड करने के जस्ट 5-6 महीने बाद ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया था, तो फिर मैंने वो नोटिफिकेशन किया। तो बीएड करने के साथ साथ मैं टीचिंग भी कर रही थी एक इंस्टीट्यूट में। शाम को मैं वहाँ टीचिंग करती थी आफ्टर कॉलेज, तो वहाँ पे टीचिंग करती थी। वहाँ पे मैं नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाती थी। तो मेरा बायो का बैकग्राउंड हमेशा से ही अच्छा रहा है, जो मेरे लिए एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहा। तो वहाँ से मैं स्टडीज़ के हमेशा टच में रही हूँ, जो मेरे लिए एक बेनिफिशियल रहा और उसने मेरे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसी के साथ साथ मैम अभी भी लर्न विद अलका नाम से मैम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी टीचिंग करा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि DSSS की जो टीजीटी नेचुरल साइंस खासकर जो पोस्ट है, इसका कंटेंट आपको नेट के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। कुछ एक चैनल्स हैं लेकिन वो भी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल है नहीं, लेकिन आप मैम के चैनल के ऊपर जा सकते हैं, लर्न विद अलका, और जो आपकी जर्नी है टीचर बनने की, खासकर दिल्ली के अंदर टीजीटी नेचुरल साइंस का, वो आपकी जर्नी जरूर मैम पूरी करेंगी। अब मैम से पूछते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का रहा, पेपर 1 के अंदर क्या कुछ पूछा जाता है, पेपर 2 के अंदर क्या कुछ पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसकी प्रिपरेशन किस किस तरीके से की जाए, और भी जितने रेलेवेंट जो है। तो मैम से मैं गुजारिश करूँगा कि जो पेपर 1 है, जो पार्ट 1 है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की। सब्जेक्ट वाइज हम लेके चलेंगे कि मैथ की किस तरीके से की, उसके बाद फिर आपकी रीजनिंग की, इंग्लिश, हिंदी और फिर जीके की। जैसे कि इन्होंने बताया, पेपर 1 जो होता है उसमें आपके 5 पार्ट्स होते हैं, राइट। जीके होगा, उसमें मैथ्स होता है, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैथ और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उसमें सारा आपका दिमाग का खेल है कि आप कितना उसमें उस टाइम अपना दिमाग चला सकते हो। मैथ और रीजनिंग में अगर आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर जाते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर भी अच्छा हो जाता है। प्लस इंग्लिश का भी मैं बोलूँगी कि आप अच्छे से पढ़े, वहाँ पे भी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने की सोचे, क्योंकि अगर जीके की बात करें तो जीके का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है और कभी आप पूरा कर भी नहीं पाओगे उसको। तो जीके का स्टैटिक जीके इतना कवर कर लो, और करंट अफेयर जब भी आपका एग्जाम हो रहा है उससे 3-4 महीने के पहले के कर लो। इतना कर लो कि आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करके आओ। 20 तो कभी होंगे नहीं, जीके में कभी भी नहीं होंगे। 10 से 12 आप सही अटेम्प्ट करके आ जाओगे जीके में, तो वो बहुत ही अच्छा है। मैंने वैसे अपने यूट्यूब चैनल पे लर्न विद अलका पे शेयर भी किया हुआ है अपना सोर्सेज की, कहाँ से मैंने अपना चीज़ें पढ़ी थी, रीजनिंग वगैरह ये सब। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की अगर हम बात करें, देखो मैथ्स कोई रटने वाली चीज़ है नहीं, जिसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैथ्स में अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है तो फिर आपको कोई 20 आउट ऑफ 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैथ्स से आप
मान के चलो मैंने 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करे थे 2 महीने में, जब जाके मेरे 20 आउट ऑफ 20 मैथ्स में मैं स्कोर कर पाई थी। और जो मैंने बुक फॉलो की थी वो राकेश यादव सर की जो एसएससी की है, क्लास नोट्स, और उनके 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक भी आता है, वो मैंने पूरा किया था, वो 2 से 3 बार मैंने सॉल्व करे थे। रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लो, ऐसे कोई समझने वाली चीज़ उसमें होती नहीं है, बस लॉजिक लगाना है, दिमाग, ना कोई थ्योरी पढ़नी है, उसके अंदर जो भी है आप जो भी जैसे पजल वाला कर रहे हो, सीरीज़ वाला कर रहे हो, थोड़ा अपना शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाने लगोगे तो वो लगते ही जाएंगे आपके क्वेश्चंस। हिंदी की आप ग्रामर पढ़ लो, टू बी फ्रैंक मेरी हिंदी बहुत ही वीक थी, तो हिंदी में भी मैंने ये सोचा था कि मैं अगर 15 भी अटैम्प्ट करके आ जाऊँ तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि हिंदी मेरी शुरू से ही वीक रही है। तो जो मेरे ट्रेडिशनल टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये तो आने ही आने हैं, पैराग्राफ हो गया, क्रिया हो गया, ये जो श्योर होता है कि भाई ये तो आएंगे ही आएंगे, वो मैं टॉपिक्स अपने प्रिपेयर करके गई थी और वहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे वो मैं सही कर आई थी। देन फिर हमारे इंग्लिश की आ जाती है। इंग्लिश में आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। नीतू सिंह मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, वहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपका इंग्लिश ऑलमोस्ट पूरा हो ही जाता है। वहाँ पे सिनोनियम, एंटोनियम्स और सारे रूल्स वहाँ पे मेंशन्ड है उनकी बुक में। तो अगर आप उस बुक को 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो वो आपके रूल सारे क्लियर हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं। सो इसी तरह से मैंने अपने पार्ट ए की तैयारी की थी। लेकिन पार्ट ए में क्या होता है कि आप कभी भी उसको छोड़ नहीं सकते। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो टिल द एंड, जब तक आपका पेपर ख़त्म नहीं हो जाता, पेपर नहीं हो जाता, तब तक आपने पार्ट ए को पूरा टाइम देना है। पार्ट बी के लिए आप सोच सकते हो कि भाई मैं इस टाइम प्रिपरेशन शुरू करूँगा या करूँगी, लेकिन पार्ट ए आपको कंटिन्यू रखना है। साथ में इसका मॉक टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि पार्ट ए से ही स्कोर और रैंक डिसाइड होती है। मैम से आप पूछेंगे कि जैसे जो पार्ट ए है उसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो उसका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक के अंदर 20-20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो पार्ट ए है, जैसे मान लो आपका पहला रीजनिंग का पेपर है, पहले आप वो सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद मैथ, और फिर उसके बाद आप इसी तरीके से एक सेक्शन सबमिट करने के बाद आपको अलग अलग सेक्शन के ऊपर बढ़ना है। तो उस प्रॉब्लम से वो किस तरीके से उन्होंने डील किया और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पूछने के लिए। जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो जो हम अपना मॉक टेस्ट देते हैं, अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें और जो DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न है, तो वो मॉक टेस्ट में होता ही नहीं है। मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटा दिया है, चाहे आप एक सेक्शन 20 क्वेश्चन कितने भी टाइम में कर रहे हो। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेन एग्ज़ाम जब हमारा होता है, तो DSSB में क्या होता है कि आपको 20 क्वेश्चन पहले सबमिट कर देना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर पाओगे। ये मेरे लिए भी एकदम नया था, जिसकी प्रैक्टिस मैंने भी नहीं की थी। बट जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उन्होंने मेरे को हेल्प किया कि मेरे को अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, कि मुझे इतना पता था कि इस क्वेश्चन को मुझे इतना टाइम देना है, राइट। अगर मैं मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को मुझे इतना टाइम देना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। अगर इससे ज़्यादा मैंने दिया, अगर जा रहा है टाइम, तो मैं वो क्वेश्चन मुझे लीव करना है, वो नहीं होगा क्वेश्चन, वो बाद में देखेंगे। वो भी बाद में भी कैसे देखना है, जब आप 20 क्वेश्चन 20th क्वेश्चन के एंड पर हो तभी आपको देखना है, क्योंकि फिर तो वो सबमिट हो जाएगा, फिर आप कर नहीं सकते उस क्वेश्चन को, वो सबमिट हो गया है। इस तरह से मैंने टाइम मैनेज किया था कि एक क्वेश्चन को, अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके में 20 क्वेश्चन है, तो हार्डली आपको जीके को 6 मिनट देने हैं। 6 से ज़्यादा मिनट देने ही नहीं है जीके को अटैम्प्ट करने के लिए, कि चलो भाई रिमाइंड नहीं हो रहा तो रिमाइंड कर लिया, तो 6 से 7 मिनट। अगर मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में अगर 20 क्वेश्चन है तो आप 20 मिनट मैक्सिमम, वरना मैं बोलूँगी 15 मिनट ही दो, कि इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि 15 मिनट आपने दे दिए, अगर 20 मिनट हुए तो 5 मिनट में आप जो क्वेश्चन नहीं हुए वो आप कर लो। मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। रीजनिंग में 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि रीजनिंग जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आती है या फिर नंबर्स वाली सीरीज़ आती है, पजल्स आते हैं, मिरर इमेज होते हैं, तो वो सेकंड्स में हो जाते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज़ याद है, रिवर्सिबल या फिर स्ट्रेट में भी अगर सीरीज़ याद है, फिर कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे पड़ रहा है, तो अगर वो याद है तो आप रीजनिंग ईजिली कर सकते हो। 15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 17-18 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इंग्लिश में 10 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और हिंदी में भी 15 से 10 मिनट, इतना टाइम आपको देना है।
मैम जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ डीएसएसबी की प्रिपरेशन तो नहीं करते, उसके अलावा भी और भी एग्जाम है, जैसे मान लो केवीएस हो गया या रीट हो गया या कोई स्टेट का जैसे यूपी टेट हो गया या बिहार, जो भी अदर स्टेट के हैं। तो जो डीएसएसबी का पार्ट 1 है उससे वो किस किस जो कंपटीशन है उसको टैकल कर सकते हैं, और अगर कोई 4-5 एग्जाम दे रहा है इस तरीके से, तो वो प्रिपरेशन का उस टाइम पे प्रिपरेशन का तरीका कुछ किस तरीके से होना चाहिए? देखो, जो DSSB का पार्ट है की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल SSC लेवल का आता है, अगर मैं बात करूँ। ठीक है, मैंने अगर मैं अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करूँ, मैंने किसी और टीचिंग एग्ज़ाम की टू बी फ्रैंक नहीं तैयारी की थी, बट मेरे को है ना, मेरी जो मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश मेरी शुरू से ही अच्छी थी। तो जो बुक्स थी, पहले तो मैंने अपना सोर्स देख लिया कि मुझे ये सोर्स करना है, उठाया और ये करना है। और जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि ये वाले प्रीवियस क्या लेवल क्या है, तो फिर मैंने देख लिया कि भाई ये एसएससी का लेवल है। जो इस तरह से एसएससी के पेपर भी मैंने देखे हुए थे कि किस टाइप के आते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने एसएससी के पार्ट ए में की हुई थी, मतलब मेरे को मैथ्स रीजनिंग ये आती थी। तो वहाँ से मेरे को थोड़ी हेल्प मिल गई कि मैं पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। बाकी टीचिंग एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। वैसे तो मैं रीट का भी देने गई थी, बट विदाउट प्रिपरेशन देने गई थी कि मैंने DSSB की ही मेन तैयारी की थी। यानी कि आप देख रहे हैं कि मैम का फोकस सिर्फ DSSB के ऊपर था, उसके अलावा जो बाकी मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके जो टीचिंग एग्जाम्स हैं लगभग सिलेबस के अंदर चीज़ें वही आनी होती हैं, किसी का बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर है। तो आप सिर्फ एक एग्जाम के प्रिपरेशन से मैक्सिमम जो टीचिंग एग्जाम्स है उनको टारगेट कर सकते हैं। अब हम मैम से बात करेंगे जो जैसे अभी क्या है कि जैसे अभी हम सिर्फ टीजीटी के लिए भर सकते हैं, और आने वाले समय में क्या पता हम पीआरटी के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जो टीजीटी की जिनके पास क्वालिफिकेशन है। तो टीजीटी और पीआरटी और जो प्रीवियस ईयर का मैम ने कम्बिनेशन बताया कि प्रीवियस ईयर आपको करना है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि DSSB के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो किस किस तरीके के प्रीवियस ईयर इन्होंने सोल्व किए, कि किस पोस्ट के इन्होंने प्रीवियस ईयर सोल्व किए? अगर मैं पीआरटी और टीजीटी की बोलूँ तो देखो, पार्ट ए तो दोनों का ही सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एसएससी लेवल का है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई तो आप कर जाओगे। मॉक टेस्ट लगाओ, ज़रूरी नहीं है आप प्रीवियस ईयर करो, मॉक टेस्ट आप कहीं से भी उठा के लगा रहे हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर हम वैसे बात करें, पार्ट बी की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 2018 का अगर हम देखें तो वो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू 2021, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। बस मेरा मेन फोकस यही था कि मैं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाऊँ अपनी। एक मैम जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सवाल होता है कि मैम कोचिंग ले या ना ले, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, या जो प्रीवियस ईयर है या जो मॉक टेस्ट हैं उनके लिए मैम ने कौन कौन से प्लेटफॉर्म किए, अगर वो शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सी कोचिंग लें ना लें, सेल्फ स्टडी करें, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। मैंने तो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी की थी, ना ही कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया। क्योंकि शुरुआत में जब मैं अपना सोर्स देख रही थी तो मैंने यूट्यूब चैनल सर्च करे थे कि मैं कहाँ से पढ़ सकती हूँ, खुद से कहाँ से पढ़ सकती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मुझे कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिला जहाँ पे उस हिसाब का कंटेंट मुझे मिले तैयारी के जैसा, तो वो मुझे फिर कहीं पे भी नहीं मिला। फिर मैंने अपने सोर्सेज इकट्ठे करे, पहले तो पार्ट ए के अपने सोर्स इकट्ठे करे कि मुझे पार्ट ए यहाँ से करना है। फिर मैंने 2018 का पेपर उठाया और वहाँ से देखा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपना सोर्स बनाया और उसको रीड किया, और सोर्स अपना एक ही रखे। अगर आप ज़्यादा इधर उधर भागेंगे सोर्स के पीछे कि ये बुक भी पढ़ लूँ मैं, वो बुक भी पढ़ लूँ, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। अपना सोर्स कांस्टेंट रखो और उसी सोर्स से स्टिक रहो, बार बार उसे ही पढ़ते रहो, तो आपका 101% हो जाएगा। और विद डिटर्मिनेशन अगर आप कर रहे हो कोई चीज़, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। अब हम बात करेंगे जो पार्ट बी है, उसके अंदर टोटल हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस किस का कितना, जैसे मान लो कि जो बायो है उसके लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैम ने प्रीवियस ईयर पूरे अच्छे से देखे हुए हैं। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले हम ये बात करेंगे कि किस किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर पेडागोगी का भी सेक्शन होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे मैम से। पार्ट बी में आपका अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आपके बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, और 10 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना होता है, वही सेम पैटर्न होता है। पहले आपको एक फिजिक्स का पार्ट सबमिट करना होगा, तो ही केमिस्ट्री पे जा पाओगे, केमिस्ट्री का सबमिट करके बायो पे, और बायो का सबमिट करके आप
पेडागोजी पे जा पाओगे। तो इसमें भी टाइम मैनेजमेंट है, अगर आपके 40 मिनट्स भी बच रहे हैं पार्ट बी के लिए, सो इट्स गुड। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होगी कि आपने पार्ट बी को इतना कम टाइम दिया, क्योंकि वो इजीली हो जाता है। न्यूमेरिकल्स थोड़े कम आए थे 2021 में, लेकिन अगर हम 2018 में बात करें तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के और केमिस्ट्री के थे, काफ़ी थे। सो जैसे मैंने देखा 2018 का अगर हम पेपर देखें तो वहाँ पे बायो के क्वेश्चंस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बायो का बैकग्राउंड तो मेरा वैसा ही रहा है, तो बायो मेरा हमेशा से ही अच्छा था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बायो अपना पूरा 12th तक की पूरी एनसीईआरटी अच्छे से की थी, कुछ भी एक भी टॉपिक मैंने लीव नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे ग्रेजुएशन में भी बायो सब्जेक्ट था, बॉटनी थी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा नहीं याद था, भूल गए थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। तो मैंने क्या किया, जो 9th 10th के टॉपिक्स थे उनको मैंने 11th 12th से भी कर लिया। जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, आपका ग्रेविटेशन हो गया, ये सब मैंने केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे ही किया। वो टॉपिक्स उठाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और 11th 12th से भी वो मैंने कर लिए अच्छे से। और 2021 में अगर देखें, ऐसा बोला जा रहा था कि भाई बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे या केमिस्ट्री के ज़्यादा आएंगे, लेकिन 2021 में जैसा हमने देखा सभी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के इक्वल ही क्वेश्चन थे। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि किसी के ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, इक्वली ही डिवाइडेड थे, ताकि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। जो फिजिक्स बैकग्राउंड के वो अपने फिजिक्स के कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जो केमिस्ट्री के वो केमिस्ट्री के कर पाए। तो इस तरह से पार्ट भी डिवाइडेड था। मैम जैसे कि जो टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टीजीटी मैथमेटिक्स का भी फॉर्म उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जो मैथ वाले हैं और जो साइंस, जो जिनको दोनों एग्जाम देने हैं, वो किस तरीके से अपना बैलेंस बना सकते हैं? उनकी प्रिपरेशन का तरीका किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि उन्हें बायो तो बिल्कुल भी नहीं आता, या उन्होंने सिर्फ 10th क्लास तक ही बायो पढ़ी है। सो देखो, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो था, वो तो ऑब्वियसली कर ही लेंगे, अपना पूरा साइंस कर लेंगे। लेकिन जिनके पास मैथ सब्जेक्ट है वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो दोनों ही फॉर्म फिल करते हैं, मैथ्स का भी। बट आई वुड से कि जिसमें आप परफेक्ट हो, पहला वो चूज़ करो। पहले किसकी तैयारी आपको मेन किसको रखनी है? वो कहते हैं ना कि 2 नाव में सवार होगे तो फिसलोगे ही फिसलोगे। तो पहले अपना ये सोच लो कि आपका मैथ्स ज़्यादा अच्छा है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका मैथ्स ज़्यादा अच्छा है तो आप सबसे पहले अपना मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर अप करो। फिर आपको लगता है कि भाई हाँ, मैथ्स मेरा हो गया है, मैं एक चांस अपने साइंस को भी दे सकता हूँ, तो आप साइंस के लिए करें। और होते भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मैथ्स में भी हो जाता है और साइंस में भी हो जाता है। सो उस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहले अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ कर लो, आपको मैथ करना है या साइंस करना है। और अगर आप दोनों ही मैनेज कर सकते हो, डैट इज़ वेल एंड गुड। दोस्तों एक चीज़ और मेंशन कर दूं, जैसे कि हम जो भी ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उसके अंदर, जैसे कि एक एसएससी है, उसके अंदर जो क्वेश्चन हम मार्क फॉर रिव्यू के लिए हम ऑप्शन चूज करते हैं वो क्वेश्चन इवेलुएट होता है। लेकिन DSSS के अंदर इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। जब आप अपना एग्जाम देने लगें तो उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू करके आते हैं वो इवेलुएशन के लिए काउंट नहीं होता। इस कारण बहुत सारे लोगों को समस्या भी आती है। मैम जैसे जो पेपर 2 आता है उसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चन पेडागोगी के देखने मिलते हैं, तो किस तरीके से उन्हें टैकल करें? देखो, पेडागोजी के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने CTET में पेडागोजी पढ़ी थी ना, वही सारी काम जाती है। 10 क्वेश्चन आते हैं, बस एक रिवीजन देना होता है जो आपने CTET में पढ़ा हुआ होता है। एक जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जो पेपर 2 है उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन साइंस के, 10 क्वेश्चन पेडागोगी के। तो उसके अंदर टोटल 6 सेक्शन होते हैं। पहले 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर आखिरी के अंदर 10-10 के 2 सेक्शन होते हैं। पहले आप 10 क्वेश्चन जो भी आपके साइंस के बच गए आप उन्हें सबमिट करेंगे, फिर बाद में आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका जो लास्ट जो सेक्शन है पेडागोगी वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है और उसको भूल जाते हैं। अब हम क्वेश्चन, जो अगला मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मैम जैसे जो बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी और भी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, वो किस तरीके से, क्योंकि उनके साथ घर गृहस्थी का भी काम होता है, वो किस तरीके से उसको टैकल करें और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं? देखो, ये हाउसवाइफ्स और जिनकी मतलब शादी हो चुकी है, या फिर इवन जो अनमैरिड गर्ल्स भी हैं, वो भी होती है कि देखो गर्ल्स से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, हम कितने भी एडवांस हो जाए, कितने भी डेवलप्ड हो जाए, लेकिन गर्ल्स से एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि वो घर का काम भी करे, बाहर जा रही है तो भी घर का काम करके जाए। ठीक है, तो देखो मैं ये बोलूँगी
अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपके घर के लोग भी आपको सुनाएंगे और बाहर के लोग तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, सोसाइटी। तो अगर आप उनकी सुनने बैठोगे ना तो अपने लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। 2 महीने लोगों की सुन लो, 2 महीने के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा और जब आप उनको अपना फाइनल रिजल्ट बनाओगे तो वही लोग आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ, लड़की ने मेहनत की है, इस बंदी ने मेहनत की है, तो उसका भगवान ने उसको वो फल दिया है। तो उस टाइम वो सारी जो भी ताने आपने सुने थे वो सारे इरेज हो जाएंगे। और मैम आपने जो ये मॉक टेस्ट किए थे और आखिरी के अंदर जो आखिरी का समय होता है, जो आखिरी 1 सप्ताह या 10 दिन का समय होता है, उसके अंदर आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की उसके बारे में और थोड़ा बताएं। और अपना जो पॉजिटिव नोट है आखिरी के अंदर कि भाई कुछ एक वो है ना गुरु मंत्र, वो भी दें उसके साथ साथ। देखो, मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे, लेकिन जनरली जो टेक्स्ट बुक की जो ऐप है वो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ना जो पार्ट ए वाला है ना, पार्ट बी का मैं इतना नहीं बोलूँगी, पार्ट बी बहुत अच्छा है, नहीं पार्ट बी एवरेज है, इतना अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं है। लेकिन पार्ट ए के लिए अगर आप देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक से लगाए, क्योंकि वहाँ से आपसे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड और आप कहाँ स्टैंड करते हो ये पता चल जाता है। और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने लगा दिया, आप अपने मार्क्स देख लिए, काफ़ी बस इतना नहीं है, उनको एनालाइज भी करना है कि आपने गलती कहाँ की है, कैसे आप उसको सुधार सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने ड्यूरिंग मॉक टेस्ट करनी है। और मॉक टेस्ट मैं बोलूँगी कि आप रेगुलर दे, जब आपको लगे कि हाँ मेरा 50% सिलेबस हो गया है पार्ट ए और पार्ट बी का, तब से आप अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दे। और कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपने कॉन्टिन्यूटी ब्रेक की वहाँ पे ही आप समझ लेना आपके सिलेक्शन में थोड़ी परसेंटेज कम हो गई है। और कोई आखिरी कोई एक गुरु मंत्र देना चाहें? और दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसे कि अभी आपने जो नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं या कुछ और जो एक क्वेश्चन छोड़ दिया या ये कुछ और कर दिया, उससे 1 नंबर के ऊपर आप ये समझो कम से कम 50 से 100 बंदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप उस तरीके से नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखें। और मैम से आखिरी में पूछते हैं कोई स्पेशल गुरु मंत्र हो या कोई ऐसी बात हो जो अब तक उन्होंने नहीं बताई हो, कुछ छूट गया हमसे क्वेश्चन पूछने में, तो वो चीज़ बताएं। देखो, ऐसा तो इन्होंने सभी पूछ लिया है कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की थी। बस मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन पूरी लगन से, मेहनत से, और जो सोर्सेज मैंने अपने चैनल पे भी बताए हुए हैं लर्न विद अलका, उन सोर्सेज को आप फॉलो करें। प्लस मैंने अपने चैनल पे वीडियोस के जो कंटेंट मुझे यूट्यूब और किसी भी कहीं पर भी नहीं मिला, तो वो कंटेंट भी मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो चीज़ मैंने पढ़ी वो कर रही हूँ मैं, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। और रही बात सिलेक्शन की, तो आप अपनी मेहनत पूरी कीजिए। ठीक है, दुनिया क्या बोल रही है, क्या आपके घर वाले बोल रहे हैं, आपको ये भी बोलेंगे कि अरे यार ये तो इतने इतने घंटे पढ़ते हैं फिर भी इनका कुछ नहीं हो रहा, ये वो, तो ये सब उस टाइम के लिए सुन लो, डिलीट कर दो अपने माइंड से, क्योंकि जब आपका रिजल्ट सामने होगा तो दुनिया के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। मोस्टली फॉर द फीमेल कैंडिडेट जिनको ये काफ़ी फेस करना पड़ता है, सो उनके लिए मैं बोलूँगी कि डिटर्मिनेशन और लगन से अपना काम करते हो। अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो दूसरा कोई नहीं उठाएगा, आपको अपने लिए आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी, खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। सो डिटर्मिनेशन, कॉन्टिन्यूटी और कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ मैं कर पाऊंगी और मैं करके दिखाऊंगी। सो ये भी मेरा भी यही टैगलाइन थी कि मुझे ये करके दिखाना है, सो आई डिड इट। तो डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूटी एंड कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और मैम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिए समय दिया। और आप अपने मैम के चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी एजुकेटर नहीं है, आपको सारा कंटेंट मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, टाइटल के अंदर भी आपको @लर्न विद अलका मिल जाएगा। और हो सकता है कि कुछ पार्ट इसी का मैम के चैनल पे भी आ जाए, वो अभी हम देख लेंगे किस तरीके से हमें करना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीवन। वेलकम एंड थैंक यू एवरीवन। एंड इनके चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी करें एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फील्ड टीचिंग देखने के लिए।